हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। और हमें विश्वास है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज से हम एक नई सीरीज, हिंदी से नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जो कि टीजीटी पीजीटी से संबंधित है। हिंदी से तैयारी करने वाले स्टूडेंटों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो और हिंदी साहित्य के जब स्टार्टिंग होती है तो सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियों के बारे में चर्चा की जाती है। तो आइए चलते हैं, अब शुरू करते हैं हिंदी टीजीटी पीजीटी से संबंधित हिंदी के स्टूडेंटों के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन की पद्धतियों के बारे में चर्चा करते हैं। पद्धतियों का मतलब होता है विधि, मतलब किस विधि से हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा गया था। सबसे पहले जो इतिहासकारों ने वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखा था। वर्णानुक्रम पद्धति का मतलब ये होता है कि किसी एक वर्ण के नाम, जैसे कबीर और केशवदास की बात कर लेते हैं, तो कबीर और केशवदास का पहला वर्ण जो है क पड़ रहा है। तो इन क वाले या इन ख ग वाले जितने भी हैं, सबका अलग अलग एक तरह से वर्णों का कैटेगरी बना ली गई थी। अर्थात इन लोगों ने, यानी गारसा दत्तासी और शिव सेंगर ऐसे हिंदी साहित्य के इतिहासकार थे जिन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति पर जो है ये अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे थे। लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां थीं, क्योंकि अगर हम वर्ण क्रम से लिख दिया जाए, जैसे अगर कबीर और केशवदास, जबकि कबीर दास जी भक्त काल के हैं, केशवदास जी और रीत काल के हैं, तो दोनों को एक साथ कर दिया गया था, जो कि सही नहीं था। इसमें सबसे पहले गारसा दत्तासी, जिनकी रचना का नाम है इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, और शिव सिंह सेंगर, जिन्होंने शिव सिंह सरोज नामक कृति लिखी थी। इसमें इन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति पर जो है इतिहास लिखा था। आगे जो दूसरी पद्धति है वह है कालानुक्रमिक पद्धति। कालानुक्रमिक पद्धति का मतलब ये होता है कि इसमें जन्म को आधार मान करके इन कवियों को इकट्ठा करके लिखा गया है। ये वर्णानुक्रमिक पद्धति से थोड़ा बहुत सही था, लेकिन इसमें भी कुछ कमियां रह गई थी। अर्थात यदि देखा जाए तो बहुत सारे, जैसे कि कुछ भक्ति काल के, कुछ रीति काल के कवि का जन्म जो है भक्ति काल में हुआ था, तो ऐसे कुछ रीत काल के कवियों को जो है भक्ति काल के अंतर्गत कर दिया गया था, और कुछ भक्ति काल के कवियों को जो है रीत काल के अंतर्गत कर दिया गया था। इससे काफ़ी समस्याएं हो गई थी और ये इतिहास जो है सही नहीं सिद्ध हुआ। जैसे इसमें जो है इस कालानुक्रमिक पद्धति में जो है जिसको जन्म आधार माना गया था, इसमें दो इतिहासकार काफ़ी प्रसिद्ध थे जो कि वर्णानुक्रमिक पद्धति से कहीं ठीक थे, जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन और मिस्र बंधु। जॉर्ज ग्रियर्सन और मिस्र बंधुओं ने जो है इनकी अपेक्षा कुछ सही रचनाएं की थी। फिर भी इसमें कमियां रह गई थी। इसके बाद आता है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति भी करीब करीब उसी तरह से था। ये तर्क के आधार पर कवियों को रखते थे और इनका भी आधार इन्हीं से मिलता जुलता, यानी जन्म को ही आधार माना गया था। और तर्क, जबकि हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन में तर्क के साथ साथ जो है वहाँ के क्षण विशेष या माहौल या उस वातावरण का ज़्यादा प्रभाव होता है, इसलिए ये वैज्ञानिक विधि भी जो है ये सही सिद्ध नहीं हुई। हालांकि वैज्ञानिक विधि से संबंधित बहुत ऐसे कोई इतिहासकार सही हुए नहीं। इसके बाद आते हैं विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति में सबसे महत्वपूर्ण थे रामचंद्र शुक्ल, जिनका हिंदी साहित्य का इतिहास काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। इसके बाद इन्होंने तीन चीज़ों का विधेयवाद, सबसे पहले आप लोग समझिए विधेयवादी पद्धति के जनक जो थे तेन थे। एक विदेशी इतिहासकार थे जो है तेन थे। इन्होंने इस विधेयवादी पद्धति को ईजाद किया था और जिसको जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने मान्यता प्रदान की। इसमें जाति, वातावरण और क्षण विशेष को काफ़ी महत्वपूर्ण दिया गया। जात का मतलब होता था कि
कि उस समय किस तरह से धार्मिक वातावरण था, धार्मिक जातियाँ थीं कि धार्मिक माहौल था कि सामाजिक माहौल था। और क्षण विशेष अर्थात हिंदी साहित्य के इतिहास यानी कवि जो है अगर उस समय रचना जो करते थे वो कैसा क्षण था, तत्कालिक क्षण में क्या था, क्या कोई दरबारी कवि थे या कोई समाज में रह करके कविताएं लिखते थे। इस तरह से कंडीशन में रीत काल को अगर देखा जाए तो रीतबद्ध कवि हुए, रीत मुक्त कवि हुए, तमाम ये जो क्षण विशेष था इन लोगों को जो है कैटेगरी के रूप में अलग कर देता था। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने जाति वातावरण क्षण विशेष को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान दिया था और उनका ये भी मानना था कि कवि को अर्थात कवि जब अपनी रचनाएं करते हैं तो वातावरण पर यानी अगर हिंदी साहित्य का इतिहास कोई लिखता है तो कवियों के वातावरण और क्षण विशेष का काफ़ी ध्यान देना चाहिए था। आगे चलकर हिंदी साहित्य के इतिहास में रामचंद्र शुक्ल का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान हुआ और इन्हीं के हिंदी साहित्य के इतिहास को जो है प्राथमिकता दे करके या प्रेफरेंस दे करके आगे आने वाले जो हिंदी साहित्य के इतिहासकार थे उन्होंने रचनाएं की थी। तो इसके बाद हम अभी इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हम बताएंगे आप लोगों का। हम जॉर्ज गार्सर तासी से लेके जॉर्ज ग्रेसन से मिस्र बंधु एक एक लोगों का लेकर के अच्छे ढंग से इसकी व्याख्या करके हम लोग बताएंगे कि कैसे कैसे हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा था और किन किन कवियों को स्थान दिया था, किन किन कवियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था और उनकी विशेषताएं क्या थी। तो इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे, इसके बाद आने वाले वीडियो में भी चर्चा करेंगे। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को हम बिल कंप्लीट आप लोगों को देंगे और देखिएगा आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आप ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर इसको पूरा देखिएगा। थैंक यू।